हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस के हिसाब से, मास्टर कैडेट के हिसाब से देखें तो आइगन वैल्यू में दिया क्या हुआ है, तो वहां सिलेबस में दिया होगा कि आइगन वैल्यू फॉर 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 3 दोनों वेरिएबल के लिए बताया गया है। तो हम एक एक करके करेंगे, पहले 2 वेरिएबल का निकालेंगे, फिर 3 वेरिएबल का। ठीक है, तो लेंथी वे से नहीं करेंगे, हम सीधा शॉर्टकट्स करेंगे इसके, जो कि आपको समझ आ सके आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें हम 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल आपको पता ही कि मैंने जैसे बताया था आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम और 2 वेरिएबल है, तो उसी तरह से होगा। बस इसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी होगी मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी, अगर नहीं भी होगी तो आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेनी है। तो वो आपको पता ही, वो कैसे करते हैं। मान लेता हूँ अभी मैट्रिक्स ही मान के चलता हूँ कि गिवन मैट्रिक्स ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू तभी निकलेंगी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे हमारे पास रैंक तभी निकलता है अगर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, उसी तरह आइगन वैल्यू भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तभी निकलेंगी। ठीक है, तो अगर नहीं भी दी हुई है, अगर हमारे पास रैंक, हमारे पास आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं दी है, तो उसका आइगन वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज सीधा लिख देने की, कांट भी एग्जिस्ट, तो उसको ध्यान में रखना है आपने। तो अभी हम मान के चलते कि स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी और दी भी होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलेगा रैंक। तो रैंक दी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा हम आपको बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत। सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं बता देता हूँ कि आपको कि किस तरह से करते हैं। अगर जे ए दिया है तो हम क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके क्या नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं और एक्स हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में कोई ना कोई आंसर आ जाता है। तो उसको हम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो करना है आपने, तो वो बुक से देख सकते हो। मैं आपको सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मान लो यही मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, ए माइनस लैम्डा ही दिया हुआ है ना। तो लैम्डा ही दिया होगा, मीन्स की हमने क्या करना है, लैम्डा की फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या मान लिया हमने, शॉर्टकट है इसका, ध्यान से देख लो। क्या आएगा, सबसे पहले लैम्डा की स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स लैम्डा प्लस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल के अलग होगा और 3 वेरिएबल के लिए अलग होगा। ठीक है, तो अभी 2 वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ क्या करना है। हमने इक्वेशन बनानी होती है ना, क्या बनती है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, लेकिन वहां लैम्डा होता है, तो मैंने इसलिए लैम्डा में करवाया कि रैंक के हिसाब से आपको, आइगन वैल्यू के हिसाब से आपको याद आ जाएगा कि लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन बनती है, तो इसलिए मैंने लैम्डा की फॉर्म में लिखा है। तो क्या है, लैम्डा की स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, प्लस माइनस के हिसाब से आएगा। ठीक है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और स्टार्ट हमने हमेशा प्लस से करना है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपको 3 वेरिएबल में भी काम आनी है। तो पहले आप समझ लो, पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और स्टार्ट हमेशा प्लस से करना है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट हमने प्लस से किया, फिर साइन माइनस आया, फिर साइन प्लस आया। ठीक है, तो अगर इसके आगे कुछ होता तो माइनस आता, फिर आगे होता कुछ तो प्लस आता, तो इस तरह से चलते जाना है। ठीक है, 4 5 सबके लिए जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 वेरिएबल तक की है, तो हम वहां तक ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शॉर्टकट। अब इसको अप्लाई करना कैसे है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, अदरवाइज ये वेस्टलेस है। तो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 और 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया है। अब हमने इसका निकालना है रैंक। तो रैंक मैंने क्या बताया, रैंक का शॉर्टकट सीधा है लैम्डा का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है हमने, माइनस सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनल जब भी हमने देखना है, तो डायगोनल कहीं भी बात आ रही है तो वो प्रिंसिपल डायगोनल है, कभी भी हमने सेकेंडरी डायगोनल की तरफ नहीं जाना है। तो ये होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल। तो क्या कहा उसने, सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो 4 और प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये आ गया 5, और साथ में लैम्डा बाहर है जो। ठीक है, उसके बाद क्या आया, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना भी इसका आसान है, देख के निकालेंगे। 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो 0 तो 0 ही लिखेंगे, चाहे ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई आएगा तो उसको भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन इक्वल टू हमने 0 की करनी भी है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें 0 इक्वालिटी शो होती है। अगर 0 इक्वल टू इक्वालिटी शो नहीं हो रही तो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको जो फैक्टर बन गया ना हमारे पास, तो क्या बना जी हमारे पास, लैम्डा की स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। जहां से लैम्डा लो कॉमन, लैम्डा कॉमन लिया तो क्या आ गया, लैम्डा माइनस 5। तो जहां से क्या बन गया हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास दो क्या बन गई, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास आ जाए आइगन वैल्यूज क्या है, तो इसकी 2 आइगन वैल्यू है, और कौन सी है, वो 0 और 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू। तो आई होप आपको टू वेरिएबल के लिए तो समझ आ गया होगा कि आइगन वैल्यू निकालते कैसे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है फार्मूला। आप इसको सीधा कर सकते हो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो उसके जे होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, उसको सम कर दो तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बता देता हूँ थोड़ा सा वो भी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना है तो, नोट्स बनाते जाओ साथ में। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में बता ही देता हूँ। मान लो हमारे पास क्या दिया है जहाँ पे 1 2 3 कुछ भी दिया है, मान लो जी उसने बोला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर उसने बताने को कहा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगी 2। मीन्स कि हमने ये नहीं करना कि 1 1 लिख देना है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 और 1, ठीक है। तो कॉमर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख करना है हमारे पे शो करने का तरीका है कि जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स शो करने का तरीका है। लेकिन अगर आंसर बताने को कहेगा तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का आंसर 2 है, ठीक है। मीन्स कि जो भी होगा सम कर देना है उसका। तो ये था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और 2 वेरिएबल का हमने क्या कर लिया, अभी हम करेंगे 3 वेरिएबल के लिए, ठीक है। ठीक है, आइगन वैल्यू 2 वेरिएबल के लिए होगा, अभी हम 3 वेरिएबल के लिए करेंगे। तो 3 वेरिएबल के लिए भी क्या होगा, सीधा शॉर्टकट बताता हूँ आपको। शॉर्टकट बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व कैसे होना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, लैम्डा का। अब 2 वेरिएबल के लिए था तो उसकी जो हमारे पास ये कहते हैं डिग्री 2 थी। 3 वेरिएबल के लिए करेंगे तो डिग्री क्या होगी, 3 से स्टार्ट। 4 होगा तो 4 के लिए 5 5, लेकिन 3 तक का तो हम 3 ही लेकर चलेंगे। लैम्डा की क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल या ट्रेस ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल प्लस क्या आ जाएगा हमारे, जहां लैम्डा क्यूब था तो स्क्वायर आ गया, प्लस क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। तो अभी ये आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं जब करवाता हूँ एग्जाम्पल तो सब समझ में आ जाएगा आपको। माइनस डिटर्मिनेंट = 0। ये था हमारे पास शॉर्टकट 3 वेरिएबल का। अब बताया क्या, पहले थोड़ा सा समझ लो। पहले यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस, ठीक है। स्टार्ट हमेशा प्लस से होगा, प्लस माइनस। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्लस कहाँ आना है और माइनस कहाँ आना है, ठीक है। उसके बाद डिग्री की बात करें तो जहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री तो 1 ही बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा था। अब हम लेकर चलते हैं इसकी एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज है क्या हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल लेकर चलें तो मान लो हमारे पास ए दिया है 8 - 6। चलो मैं खुद से लेकर चलता हूँ कोई एग्जाम्पल, सिंपल रहेगा ना। 1 2 3 1 लिख लो आप 2 0 7 छोड़ो, चलो 3 1 और 2, ठीक है। जी हमारे पास मैट्रिक्स दी है, ठीक है। सिंपल ही आती है, इतनी सिंपल ही आती है एग्जाम में भी। क्या करना है, सबसे पहले हमने यही फार्मूला शॉर्टकट लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, लैम्डा का क्यूब ऐसे ही, तो लैम्डा का क्यूब ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का सम 2 2 4 और 1 5। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 5 और साथ में क्या आ गया, लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमने, सम और साथ में क्या करना है, सम ऑफ कोफैक्टर। अब ये ध्यान देने वाली चीज है कि कोफैक्टर का मतलब क्या है। तो जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो पहले हम इसको लेते थे और इस रो और कॉलम को निगलेक्ट करके इसका कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। 2 1 0 2। फिर हम इसको लेंगे अगर तो इस रो और कॉलम को निगलेक्ट करते थे 2 3 और 1 2 लेंगे। फिर 3 का लेंगे तो 3 रो और कॉलम निगलेक्ट तो 2 2 3 0, यही होता था। अब हमारे पास क्या बोला है उसने कि सम निकालना है हमने कोफैक्टर्स का, ठीक है। मीन्स की डायगोनल्स, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल कौन सी है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, मीन्स की हमें एक तो इसका कोफैक्टर निकालना है, एक इसका और इसका। तो पहले इसको लेंगे तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट। तो इसमें बनता क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया। मान लो जे दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, जे रो और कॉलम खत्म तो जे वैल्यू आएगी। इसको निकाल लो, क्या आएगा हमारे पास, सम निकालना है ना। तो जे 2 2 जा 4 और -0 तो 4 ही रह गया 4। इसके बाद सम निकालना था, जो प्लस ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका करेंगे, हमारे पास सम ऑफ कोफैक्टर डायगोनल, दूसरा डायगोनल यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर कोफैक्टर आप निकालो तो आपको पता होगा कि ये इसके बाहर जो साइन हो तो वो भी ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था
कि हमारे पास क्या होता है, डायगोनल जो होता है उसका हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है डायगोनल का। तो वो आपको प्लस माइनस भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी इसमें, बस आपने इसके एलिमेंट देखने हैं। तो इसको देखा तो जे रो और जे कॉलम निगलेक्ट तो क्या आएगी, 1 3 और 3 2 यही आएगा। तो जे इधर आ गया 2 और 3 3 जा 9, तो 2 में से 9 गए तो कितना रह गया, 2 में से 9 गए तो -7। ठीक है, इसके बाद थर्ड निकालना है हमने। थर्ड किया तो जे कॉलम और जे रो निगलेक्ट होगी, तो इसको करेंगे तो 2 2 2 जा 4, तो क्या हो गया हमारे पास प्लस का, सॉरी 2 और -2, तो जो जीरो आ गया प्लस का 0 और साथ में आ गया लैम्डा और माइनस का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट आप जहां निकाल लो क्या होता है हमारे पास, क्या करेंगे पहले 2 2 जा 4 और -0 तो 4 ही रह गया 4, इधर फिर हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1 और साथ में क्या आ गया हमारे पास 2 2 जा 4 और -3 तो 1 रह गया, तो 1 ही आ गया। इसके बाद इधर प्लस का 3 आना था। ठीक है, तो प्लस का 3 किया हमारे पास, तो इधर क्या आ गया 0 -6, 0 में से 6 गया तो माइनस का 6, ये आ गया -6, तो क्या आ गया हमारे पास 4 -7 इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3 था तो माइनस पहले भी था, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा लैम्डा का क्यूब -5 लैम्डा का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास -3 लैम्डा और +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसके फिर फैक्टर बनाओगे तो कैसे लगेगा, तो ये मैंने खुद से एग्जांपल ली इस वजह से लग रहा है। अगर आपको वहां पे एग्जांपल दी होगी तो 1 2 0 दी होगी, तो आपको क्या होगा 1 2 वैल्यूज हमारे पास वैसे ही जहां निगलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने पिछला लिया था, तो मैंने क्वेश्चन बुक से लिया था, तो उसमें आपको 1 0 डिटर्मिनेंट वाली निगलेक्ट होगी थी। ठीक है, तो उसी तरह तो हमारे पास इसमें अगर 2 0 निगलेक्ट हो जाएंगी तो आराम से ये वैल्यू आ गए हमारे पास, अगर तो जहां से तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको जैसे भी दिया होगा उस हिसाब से आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जहां से अब फैक्टर निकलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इक्वेशन इमेजिनरी चली जाए, क्योंकि मैंने खुद से ली है, लेकिन मैंने बताने का वे था ये था कि आपको समझ आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, लैम्डा की क्यूब करनी है, सम ऑफ डायगोनल करनी है, लैम्डा क्यूब सीधा लिखना है, डायगोनल भी सीधा सिंपल सम हो जाएगा। सम ऑफ जहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको को फैक्टर में, लेकिन वो इतना सिंपल होगा कि आप देख के कर सकोगे। जैसे मैंने सीधा किया ना, तो देख के आप सीधी वैल्यूज लिखोगे बस, और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा लग सकता है अगर आपका हो तो टाइम, तो वो देख लेना। तो लेकिन अगर करना होगा तो हो सकता है कि उन्होंने दे दिया हो साथ में कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, दिया हो हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 दिया है और उसने बोला कि आइगन वैल्यूज निकालो उसकी, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि इतना सिंपल आता है ना क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट के बीच होने वाला होता है, इसी तरह से उन्होंने क्वेश्चन डाला होता है एग्जाम में। तो इसी का ध्यान रख के अभी आपको आ गया होगा। एक मैं दोबारा से आप लिख देता हूँ दोनों जो आपको दिए हुए हैं। ये तो था हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए, ये था 3 वेरिएबल के लिए, और अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल के लिए क्या था हमारे पास, क्या आएगा सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू है तो डिग्री 2 आ गई 2 वेरिएबल, तो ये आ गया। इसके बाद माइनस आना था, तो सम ऑफ डायगोनल्स, इसके साथ लैम्डा आ गया, जब माइनस था तो आगे प्लस आ गया, साथ में डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये था 2 वेरिएबल के, ये था 3 वेरिएबल के। बस आपने ये 2 फार्मूले याद रखने हैं और आपका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी है प्रॉपर्टी कोई 15-20 के पास है, तो अगर ये वीडियो में बनाऊंगा तो काफी लेंथी हो जानी, आधे घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रॉपर्टीज करवाऊंगा आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी को शेयर करो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो सभी को बताओ। और अगर और कोई टॉपिक आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं और कोई करवा सकूं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा जिस तरह से आपको सीक्वेंस में समझ आता जाए, ताकि प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम करेंगे कि पिछला भी हमारे पास साथ में चलता रहे, ताकि आपको समझ में आए सही वे से। तो नहीं तो मैं अपने वे से समझाऊंगा। तो ये आइगन वैल्यू हो गई है। अब आइगन वैल्यू की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, और इसके साथ ही आपका मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स खत्म भी हो जाएगा। बात करते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ, तो एग्जाम में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी याद रखना आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि पहले प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताऊंगा, आप साथ में नोट्स बनाते जाना। सबसे पहले क्या है हमारे पास कि कभी भी हमारे पास जो भी है आइगन वैल्यू की बात की है ना, तो जो हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और ए की सेम होती है। ठीक है, तो सीधा लिखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज गिवन मैट्रिक्स। तो ये तो थ्योरी की बात है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। समझने में क्या हमने क्या कह रहा है कि ए हमारे पास कोई आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू
आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का, यही मतलब हुआ कि इसकी आइगन वैल्यू इक्वल टू इसकी आइगन वैल्यू क्या है। अगर हम उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दे तब भी उसकी आइगन वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। इसके बाद सेकंड है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास कि जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर, सीधा समझा देता हूँ आपको, ऐसे समझ भी नहीं आना, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। मान लो हमारे पास ये दिया है 2 3 0 4, मान लो जहां दिया है कोई 1 दिया है, 0 मान लो, 0 0 और 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, अगर हम दे देखें तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जो ट्रायंगल की फॉर्म बना रही है हमारे पास, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, जिसमें हमारे पास ये 3 वैल्यू ऊपर वाली क्या होगी, जैसे जे दी हुई है तो इसे 2 3 और 0 की जगह वहां 0 होगा सारा, तो वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर, कह रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमारे पास क्या है, डायगोनल जो हमारे पास सेम ऑफ आइगन वैल्यूज वही होगी अगर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों में सेम है, तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है अगर, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, λ1 λ2 और λ3, 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगे क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास डायगोनल है वो 3 है, तो 3 है तो λ1 क्या हो गया 1, λ2 4 और λ1 1। ठीक है, तो जैसे जहां पे हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए ना डायगोनल, तो कह रहे हैं कि वही डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी सेम टू सेम। ठीक है, ये नहीं मैंने कहा कि आगे पीछे हो सकती है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो मेरे पास मीन्स की जो वैल्यूज दिए होंगे ना, जो उसके एलिमेंट्स दिए होंगे मैट्रिक्स के डायगोनल में, वही आइगन वैल्यूज होगी उस मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा कब होगा, जब हमारे पास वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो मान लो कि एग्जाम में यही दिया हुआ आपको, उसने बोला कि इसका आइगन वैल्यू निकालो, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी तो आप सीधा लिख दोगे कि 1 4 1 इसका आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, फिर तो आप पूरा सोल्व करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो आपको वो जो मैंने शॉर्टकट बताया उसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, तो इसमें तो आप सीधा देख के बता दोगे। तो इसलिए प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी होती है। तो मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको दोबारा करनी पड़े, जितना मैंने किया उतना ही कर लोगे आप, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, अगर उसने आपने उसको माइंड में रखा तो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है अब हमारे पास। ठीक है, दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, नहीं तो ये प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं सारी बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू जो अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब आइडोपेटेंट मैट्रिक्स होती है जो क्या कहते किसी है, अगर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए, मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइडोपेटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया, वहां देख सकते हो जाकर अगर नहीं देखा तो। ठीक है, उसमें काफी स्पेशल मैट्रिक्स मैंने बताई हुई है, उस स्पेशल मैट्रिक्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसकी सीधी प्रॉपर्टी देख लो जहां भी यूज होगी, तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। उसका क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉपर्टी याद रखनी है अपने। तो ए की स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है, तो कह देगा अगर आपको आ जाए कि इसकी आइगन वैल्यू कौन सी होगी, तो इसकी आइगन वैल्यू आइदर क्या होगी, या तो 0 और 1। ठीक है, या तो 0 होगी तो 1 होगी। तो एग्जाम में आएगा आपको, तो आप एग्जाम में ये नहीं आएगा 0 अलग से या 1 अलग से, अगर ऐसे आएगा तो आपको क्या कहेगा, या तो 0 है या 1 है या बोथ है या आइदर 0 आइदर 1, इस तरह से आएगा। तो आपने लेना है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी आपको ये नहीं आएगा जिस तरह से प्रॉपर्टी दी है ना, वैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो सीधा आपको दिया होगा कि आइडोपेटेंट मैट्रिक्स दी है, ये नहीं दी होगी चीज, आपको बोला होगा आइडोपेटेंट मैट्रिक्स, तो आपको पता होगा कि जे आइडोपेटेंट मैट्रिक्स है। जहां आपको बोल सकता है कि जे दिया है इक्वल टू और बताओ कि आइगन वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जे आइडोपेटेंट मैट्रिक्स में दिया तो उसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, दोनों नहीं होगी, जहां तो 0 होगी या 1 होगी, लेकिन ऑप्शन में जे दिया होगा। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारी इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यू की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने लेना है तो। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, सम ऑफ 5 स्टार प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, सम ऑफ डायगोनल इक्वल, सीधा मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, 1 2 3, आप यहाँ कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनेगा इससे,
मेन डायगोनल का है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ डायगोनल इक्वल टू होगा हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल, लिख देता हूं सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल हमने देखने हैं, ठीक है। सम ऑफ अ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 + 2, सीधा लिख देना 3 और 5 और 6, अगर चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + 3, इसका सम किया तो इक्वल टू क्या आया 6। कह रहे कि आइगन वैल्यू जो होगी उसका सम करने पे भी हमारे पास 6 आएगा, लेकिन जो मैंने ट्रायंगुलर रो बताया था कि उसमें आइगन वैल्यू 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है, उसका सम बोला है उसने कि 6 होगा। तो सम का मतलब है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स तो यही रहेंगे 1 2 3, लेकिन उसकी आइगन वैल्यू क्या आ सकती है, कैसे 6 बन सकता है उसकी, और मान लो आइगन वैल्यू ऐसे भी आ सकती है, एक 4 हो आइगन वैल्यू, एक 1 हो और दूसरी भी 1 हो, इस तरह से भी आइगन वैल्यू भी बन सकती हैं। तो ये भी हमारे पास 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आइगन वैल्यू सेम होगी, सेम तभी होगी अगर वो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर होगा, अगर वो नहीं दिया हुआ तो सेम नहीं होगी, लेकिन उसका सम जरूर सेम होगा, कि ये हमारे पास सम 6 आया तो इसका सम भी 6 आएगा, और ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का आप यूज करके क्वेश्चन आराम से निकालोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन जब निकालूंगा तो आपको समझाऊंगा भी कैसे हम इसका यूज कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जहां पे क्या था सम ऑफ आइगन वैल्यू था, ये सम था, जहां पे प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। मान लो यही मैट्रिक्स दी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मान लो आ गया हमारे पास 2 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट करेंगे ना आइगन वैल्यू को तो वो भी 2 होगा। कैसे होगा, मान लो एक आइगन वैल्यू 1 आ जाएगी, दूसरी 2 आ जाएगी, तीसरा 1, ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 2 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे हम आइगन वैल्यूज का, तो वो इक्वल टू किसके आएगा, उसके डिटर्मिनेंट के, ठीक है। डायगोनल का सम इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू डिटर्मिनेंट में आएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रही है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका आइगन वैल्यू मान लो दिया है हमारे पास लैम्डा, ठीक है, कोई लैम्डा वैल्यू दी है, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए इनवर्स आ गया, उसकी ए इनवर्स निकाल लेंगे हम, शॉर्टकट दिया हुआ मैंने करवाया, देख लो जाके। ए इनवर्स जो दिया है उसका अगर हम क्या करेंगे आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 1/λ होगा। मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स को भी ऐसे लिख सकते हैं ना 1/a, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर ए मैट्रिक्स का कोई आइगन वैल्यू दी है और उसका इनवर्स निकालेंगे तो उसकी आइगन वैल्यू भी 1/, उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। मान लो ए की आइगन वैल्यू 3 दी है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस वाली सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास सेवंथ क्या कह रहा है हमारे पास, अब इसमें आपको कह रहा है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया, देखो फिर स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज हुआ, अगर कह रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता था कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो चाहे पहले ही 2 दिए हो लास्ट में दिए हुए कोई फर्क नहीं है। अब जहां से एक चीज और निकल के आती है, अगर हम इन दोनों को लेकर चलें तो जहां से ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, ये उधर गया तो इनवर्स नहीं बन गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो एग्जाम में ये दे सकता है कि ए ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर दें तो उसके इनवर्स के इक्वल आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स की तब भी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और अगर जैसे हो रहे तो तब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर सीधा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे दे दिया तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या होगी +-1, ठीक है। तो जैसे मैंने एक आइडोपेटेंट बोला उसमें आइगन वैल्यूज की 0 और 1 हो सकती थी, इसमें ऑर्थोगोनल में क्या हो सकता है कि इसकी आइगन वैल्यूज +-1 हो सकती है, ठीक है। तो +-1 सॉरी +-1 क्या हो सकती है, उसकी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थी सेवंथ प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है तो, अदरवाइज आप वीडियो को सेव कर लो, दोबारा जब लोड हो डाउनलोड करके जहाँ किसी भी तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाद में भी आप देख सकते हो क्योंकि देखने से जल्दी याद होता है आई थिंक मेरे हिसाब से तो।
एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ क्या है, कह रहे हैं अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई दी है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी। मान लो हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है तो उसकी आइगन वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज रियल होगी। ठीक है। और अगर हमारे पास क्या दिया है दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक भी कर लो, स्क्यू सिमेट्रिक दिया है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जहाँ तो जीरो होगी और इमेजिनरी। अब इमेजिनरी होता क्या है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर जब हम करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे इस चीज को भी। तो क्या होगी, या तो जीरो होगी या इमेजिनरी नंबर होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने वैसे भी बताया था कि उसका डायगोनल क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के जीरो होते हैं। तो अगर डायगोनल ही जीरो होंगे तो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, ये होती है ना, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बताई थी कि उसके डायगोनल जीरो होते हैं जहां कुछ भी हो चाहे। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई था कि सम ऑफ डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो अगर इसके डायगोनल जीरो है तो उसकी आइगन वैल्यू जो होगी उसका सम भी जीरो होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इसकी आइगन वैल्यू आएगा ही जीरो। ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो वो इमेजिनरी होगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कैसे यूज भी हो रही है। ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट वाली तो काफी इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद 10th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर लैम्डा वन, मान लो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, लैम्डा और लैम्डा साउंड अप टू लैम्डा एन। ठीक है। काफी हो सकते हैं। तो मान लो आपको, चलो मैं 3 तक लेके चलता हूँ क्योंकि 3 तक ही आना है हमको सिलेबस में। तो मान लो कि लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री हमारे पास कोई आइगन वैल्यू दी है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है। लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री हमारे पास आइगन वैल्यू दी है ए की। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर उसमें हमको कांस्टेंट ए लैम्डा पुट कर दें, के पुट कर दें। ठीक है। के लैम्डा वन, के लैम्डा टू, के लैम्डा थ्री। ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू ऑफ के ए की। ठीक है। लैम्डा वन और लैम्डा टू मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू थी। अगर हम मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी आइगन वैल्यूज में भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो इसकी आइगन वैल्यू दी है 1 2 3। ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू मान लो कांस्टेंट क्या मान लिया हमने, 2, के मान लिया 2। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह चलो रहने देता हूँ मैं लिख के, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें 11th में क्या, इसी पार्ट में कर लो, नहीं तो करना है तो ये मान लो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। यही आइगन वैल्यूज दी हुई है, इसका क्या किया, स्केलर मल्टीप्लाई इक्वल टू आइगन वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यही कह रहे हैं कि उसकी पावर कर दें। ठीक है। लैम्डा की अभी पावर है एम, ले लो चलो एन कुछ भी ले लो, लैम्डा टू एम, लैम्डा तो सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग सेम, मतलब क्योंकि आइगन मैट्रिक्स तो एक ही है ना, तो हम आइगन वैल्यू अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, ए की पावर एम। ठीक है। वैसे इस चीज को मैंने लेफ्ट साइड लिखना चाहिए था पहले। ए मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू जे है, के है तो उसका के मल्टीप्लाई हुआ तो आइगन वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब के मैट्रिक्स को क्या कर दिया, पावर कर दी, तो आइगन वैल्यूज में वही पावर होगी। मान लो मैट्रिक्स 1 2 3 थी, इसकी पावर मान लो हमारे पास 2 कर दी है। ए की स्क्वायर का हम बोल रहे हैं कि आइगन वैल्यूज निकालो। ठीक है। एम कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने बोले कि ए स्क्वायर की मैट्रिक्स निकालो और ए का आइगन वैल्यू 1 2 3 है, तो इसकी स्क्वायर कर देंगे 1 4 9, तो यही हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से जो भी पावर होगी वही आइगन वैल्यूज की पावर होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इनवर्स वाला मैंने बता ही दिया। ठीक है। कि अगर ए इनवर्स निकाल दें, ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा वन, 1 अपॉन लैम्डा टू, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा थ्री हो जाएगी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स की। ए हमारे पास ये दिया है, अगर ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बता भी दिया मैंने। ठीक है। ये थी 10th प्रॉपर्टी। 2-3 प्रॉपर्टी और है, तो इसको मैं कर देता हूँ रब। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो फ्रेंड्स को ताकि सबको हो सके। 11th प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, मान लो कोई मैट्रिक्स दी है ए। ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स दी है, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा वन कुछ भी हो सकती है, मान लो 2 ही लेकर चलते हैं, लैम्डा वन और लैम्डा टू दी है। ठीक है। क्योंकि हम चल 3 ले लो, क्योंकि 3 से ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक दूसरी मैट्रिक्स दी है, उसी की हमारे पास मान लो लैम्डा डैश वन, लैम्डा डैश टू और लैम्डा डैश थ्री आइगन वैल्यूज दी है। कह रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों की आइगन वैल्यू हमारे पास गिवन दी है। ठीक है। एक की दिया है 1 2 3 और एक की डैश में है 1 2 3। तो उन दोनों का अगर हम क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है। मान लो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई, जहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद तो वही आएगा ना। तो जो हमारे पास क्या होती है, वैसे भी क्यूमुलेटिव होती है, तो हम इसी तरह से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किया हमारे पास, तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा अब हमारे पास, कि जैसे हमने मैट्रिक्स का प्लस किया उसी तरह हम इसके
आइगन वैल्यूज का भी प्लस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा डैश 1, इसका फर्स्ट आइगन वैल्यू हो गई। दूसरी लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 डैश, ठीक है। सिमिलर तीसरी भी हमारे पास, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स दी है हमारे पास ये, तो उसकी प्लस करेंगे मैट्रिक्स को, तो उसकी आइगन वैल्यू ही उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू के सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दिया होगा जहां 1 2 3, जहां दिया होगा 3 2 1, तो 1 1 को नहीं ऐड कर देना, जिस तरह से सीक्वेंस में दिया होगा उसी तरह ऐड कर देना। तो आइगन वैल्यू इसकी 4 होगी, इसकी 4 है, इसकी भी 4 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 हो जाएंगी आइगन वैल्यू इसकी, ठीक है। इसके बाद 12th हम करते हैं। 12th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर लैम्डा हमारे पास क्या दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो मान लो लैम्डा हमारे पास प्रॉपर्टी को दी है, लैम्डा मैट्रिक्स दी है ए की, तो चलो रहने दो इसको ना, रहने देते हैं, और कोई करते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू दी है लैम्डा, ठीक है। तो कह रहा है कि एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा। और इस क्वेश्चन में आपको ए डिटर्मिनेंट गिवन होगा, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं वो भी करवा देता हूँ साथ में ही आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहा था कि 1/3 कोमा -1/3 आइगन वैल्यूज दी हुई हैं हमारे पास, और ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 4। तो उसने बोला कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज निकालो, ठीक है। जो ए की आइगन वैल्यूज थी, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू निकालनी थी, वो क्या होती है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा। तो ए डिटर्मिनेंट कितना था 4, तो 4/1/3, 4/-1/3, तो क्या बन गया हमारे पास 12 कोमा -8, ठीक है। तो ये दो इसकी आइगन वैल्यूज हो गई। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था, तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है हमारे पास। थर्टीन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी आएगी जो 13 प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि अगर आइगन वैल्यू हमारे पास दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसके कोरेस्पोंडिंग आइगन वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। तो आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to different आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास कोई आइगन वैल्यू आ रही है, तो उसके कोरस्पोंडिंग डिफरेंट उसके आइगन वैल्यूज होंगी आइगन वेक्टर के। तो वैसे जो आइगन वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये ए माइनस लैम्डा ही हमारे पास हो, तो जहां से हमारे पास एक्स आता था, मान लो अगर 3x3 के दिए है, तो x की वैल्यू आ जाएगी XYZ, ठीक है। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आती थी। तो जब हम इसको फिर दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो हमारे पास कोई ए की इक्वेशन फिर से बनेगी। मान लो a प्लस बी ax प्लस by प्लस cz प्लस d, इस तरह की कोई इक्वेशन बनी। इसमें से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई ना। तो x की वैल्यू को जब हम इसमें दोबारा पुट करेंगे, तो जहां से इसके कोई a b c की जो वैल्यूज आई हैं, जहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, वहां से एबीसी की वैल्यू आएगी ना। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि डिफरेंट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर होंगे। अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अलग होगी आंसर, वाई की पुट करेंगे अलग, जेड की करेंगे तो अलग, ठीक है। तो ये सीधी सीधी स्टेटमेंट याद रख लोगे, रखनी है, नहीं भी रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक कोरस्पोंडिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू आर सेम होते हैं, ठीक है। सॉरी सेम नहीं, ऑर्थोगोनल होते हैं, वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक हमारे पास थ्योरम है जो एग्जाम में आई हुई है, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी सीधी स्टेटमेंट आ सकती है, तो स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है, पहले थ्योरम का नाम क्या है हमारे पास, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है तो मैं बता ही देता हूं। क्या कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको एग्जाम में क्या आएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कौन सी थ्योरम है, तो कोई भी चार आ जाएंगे, तो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है। इसका मतलब क्या है तो मैं समझा देता हूँ, सोल्यूशन नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा नहीं। क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले तो आइगन वैल्यू के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लो हमारे पास
कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी है, ठीक है, 3 के लिए सेम ही होगा। कोई मैट्रिक्स दी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि 2x2 है। कह रहे हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर हमारे पास एक्स वाई आ गई तो मैंने बोला कि एक्स वाई पुट करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ही बनी ना हमारे पास, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं कि आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। जो आइगन वेक्टर मैंने पिछली बार बोला था ना कि आइगन इक्वेशन की कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आ रही है उसको आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर जब हम करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर में और भी काफी कुछ होता है। कोई वेक्टर 3D डिमेंशन से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया हमारे पास कि आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रही है तो क्या होगी, कैलियनटम थ्योरम, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो भी काफी लंबी चली होगी लेकिन कंप्लीट करना जरूरी था। तो ये हमारे पास आपका सारा के सारा प्रॉपर्टी जो आइगन वैल्यू की थी तो वो हो गई है। तो आप क्या किया करो, इसको चाहे 2 बार में देख लिया करो लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि मैं डिटेल में कई बार चीजें बताता हूँ तो वो आपकी छूट जाएंगी, ठीक है। तो वही चीजें देखने वाली होती हैं जो समझने वाली होती है, नहीं तो बुक्स में सारा कुछ होता है, जैसे कुछ बुक में मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से सुना करो, चाहे 2 बार में सुन लिया करो वीडियो। तो इसमें हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का आपको पता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको लेंथी बेस करने जाएं तो क्या करते हैं, हम कोई भी मैट्रिक्स दी हो हमारे पास उसको क्या करते हैं, हम इसकी जितनी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल हम कह रहे तो सिंपल इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यही होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, ठीक है। मान लो हमारे पास 3 कॉलम का दिया है, मान लो ये दिया है हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3x3 की। तो अगर हमारे पास ये रो हो जाए 0 तो नंबर ऑफ रो कितनी रह जाती है 2। तो जितनी नंबर ऑफ रो होती है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, रैंक। तो इसका रैंक क्या बन जाता है हमारे पास, इस तरह से 2 बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते थे, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। R1 को हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 किसी न किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते थे और इसके बाद निकालते थे। तो अगर उस तरह से करने जाएंगे तो 2 से 3 मिनट आराम से लगते हैं। तो हम इसको करेंगे, इसको शॉर्टकट के हिसाब से, ठीक है। तो करते हैं अभी, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हम बता देता हूँ स्टेप इसके करने के हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन पहले आपको थ्योरी के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। तो 1 मिनट बस वो समझाऊंगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई भी दिया है मैट्रिक्स ए, ठीक है। उसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स मान लो हमारे पास दिया है n×n मैट्रिक्स, ठीक है। तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब n×n का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो रैंक तभी निकलता है अगर हमारे पास तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हमने क्या करना है कि अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 इस तरह से मैट्रिक्स दी है, ठीक है। ये क्या बन रही है हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम। तो इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 रो ले लेनी है। इसको ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले लेनी है, क्योंकि इसका हमारे पास कभी भी रैंक 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 रैंक के लिए क्या चाहिए हमारे पास, नंबर ऑफ 4 रोज चाहिए। तो नंबर ऑफ 4 रोज तो है ही नहीं है, तो मीन्स की रैंक 4 तो इसका हो ही नहीं सकता, वो हमें पता है, ठीक है। तो हमने कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लेनी है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपने खुद स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेनी है उस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n×n हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है, उसका क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 मिनट। डिटर्मिनेंट मान लो उसका डिटर्मिनेंट इसी तरह से निकालेंगे। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला n×n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर हमारे पास वो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास वो इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, वो नहीं पहले हम करते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना तो इसका रैंक क्या होगा हमारे पास, n ही होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक 3 होगा। अगर 2x मैट्रिक्स की है तो रैंक 2 होगा, ठीक है। तो सिंपल हमें डिटर्मिनेंट निकालना आनी चाहिए, और डिटर्मिनेंट मैंने आपको शॉर्टकट बताई हो, आप देख सकते हो पिछली वीडियो। तो कम से कम 30 सेकंड के बीच में हमारे पास डिटर्मिनेंट आराम से निकल जाता है उसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, रैंक हमारे पास अगर रैंक नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक n ही हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका कम करेंगे। अब पहले हमने n×n का किया, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई n-1, ठीक है। अगर 3x3 की है तो हम क्या करेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब 2x2 कौन सी लेनी है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास एग्जांपल के साथ ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो वो तो रैंक होगा।
अगर जो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो 3 तो इसका रैंक होगा नहीं, अभी हमारे पास 2 रैंक होगा, जो इसका 1 रैंक होगा, जो कोई रैंक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स लेंगे। तो 2x2 आप कोई भी ले सकते हो, उससे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो इसमें से आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले सकते थे। ठीक है, कोई भी 2x2 जो आपने मैट्रिक्स लिया, फिर हमने उसका डिटरमिनेंट चेक करना है। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट चेक किया, अगर मान लो वो हमारे पास आ गया नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक इसका क्या होगा, n-1। ठीक है, तो अगर हमारे पास रैंक इसका n-1 हो जाएगा, अगर जे भी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब जे तो मैंने बताया था ना कि इक्वल टू 0 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप जे होगा। अगर फिर जे इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम दोबारा करेंगे डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे किसका, n-2 का। ठीक है, तो ऐसे आपको हो सकता है समझ ना आए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से वैसे। ठीक है, तो 3x3 और 2x3, टू ऑर्डर 3 ऑर्डर, इसका ही आपको रैंक बताने को बोला है, तो आपको मैं 2 और 3 का बताऊंगा। तो 3 का बता दूंगा तो 2 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको 2 की वैल्यू में लेके जाऊंगा बाद में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, थ्योरी मैंने थोड़ी सी समझा दी, वैसे थ्योरी का मतलब नहीं था कोई, लेकिन उससे आपको समझ आ जाएगा। अब मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैं सीधा डिटर्मिनेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट से देखना होता है। तो 2 3 2 3 6 4 3 12 और 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, अगर आप शॉर्टकट के हिसाब से चलो तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल करना है तो सिंपल भी कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल के हिसाब से कर देता हूँ अभी। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास अगर 2 बाहर लेंगे तो क्या हो गया, 6 4 जा 48 और 12 4 जा 48। तो 48 माइनस 48 0 हो गया। इसके बाद माइनस आ गया हमारे पास, तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा भी 24, तो 24। तो इसी तरह की आपको एग्जांपल आते भी है एग्जाम में कि कैलकुलेशन जिसमें ना हो। तो देखो जे भी 0 हो गया, जे भी 0 हो गया। ठीक है, +3 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये सारा क्या बन गया हमारे पास, जे भी 0 जे भी 0 जे भी 0, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0। अगर मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाता हमारे पास, रैंक इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, कोई 2x2 मैट्रिक्स लेंगे। तो आप इसमें से कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले सकते हो, कोई नहीं है कि हमने पहले लेनी, बाद में कोई भी एलिमेंट ले लेने हैं। ठीक है, लेकिन लेने उस हिसाब से कि जो मैट्रिक्स बना रहे, ये नहीं कि एक एलिमेंट जहां से ले लिया, एक जहां से, एक जहां से और एक जहां से। ठीक है, इस तरह से नहीं कि हमने जो लिए हैं ना एलिमेंट, वो ध्यान से लेने हैं कि वो क्या हो, हमारे पास मैट्रिक्स बना भी रही हो। तो अगर ये देखें, ये भी मैट्रिक्स बन रही है, ऐसे भी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो हम पहले वाले ले लेते हैं, हमने और सोचना ही क्यों है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो दूसरा आ गया उसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो बी हमने मान लिया, कोई इसकी मैट्रिक्स आ गई, क्या मान लेते हैं, 2 3 3 और 6। ठीक है, तो इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो 6 3 जा 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर रह गया है मैट्रिक्स का 2, तो रैंक कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये तो अभी आप हमको बताया, तो रैंक ये था हमारे पास सारा के सारा शॉर्टकट रैंक निकालने का। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो कि जो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है ना, अगर हमारे पास मान लो रैंक जहां भी आ जाता 2 सॉरी 0 आ जाता। ठीक है, मान लो हमारे पास ये तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, सपोज कर लो कि ये हमारे पास 0 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका दोबारा निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स थी, तो अब इसके दोबारा क्या करने पे आएगा, अब दोबारा करने पे एक ही मैट्रिक्स आएगी। तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, 1 ऑर्डर का। और 1 ऑर्डर का मैंने बताया था डिटर्मिनेंट क्या होता है, समझा देता हूँ थोड़ा सा फिर से। वैसे मैंने आपको जब डिटर्मिनेंट निकाला था उसमें 1 2 3 तीनों ऑर्डर निकालने को बोला था। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, मान लो हमारे पास निकालना है, कोई मैट्रिक्स दी है A5। ठीक है, अब ये 1 ऑर्डर की है, तो 1 ऑर्डर की होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट 5 किया, तो इक्वल टू क्या आ गया, 5 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, अब ये 1 रो तो बन ही रही, तो इसका रैंक क्या आ जाना था, तो इस हिसाब से हमारे पास 1। ठीक है, तो अब हमारे पास रैंक 1 आ गया, तो बस इसमें देखने वाला कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बताने वाली चीज है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट देखो, वैसे जहां नहीं है डिटर्मिनेंट में आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, कि मैंने बताया था कि मोड अगर मान लो हमारे पास आ गया -5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी मॉडुलस में तो जिसको पॉजिटिव कर देगा, इसका मतलब यही है कि जी हमारे पास -5 ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स अगर ए है तो ए आ गया, अगर -a है तो इक्वल टू -a आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होती है वही हमारे पास क्या हो जाता है, वही एलिमेंट पूरा का पूरा उसमें बाहर आ जाता है। डिटर्मिनेंट का मतलब मॉडुलस नहीं होता, तो इसको कभी भी मैंने पॉजिटिव लेके बाहर को नहीं निकाल लेना है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है एक दो, तो वो भी समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी से हमारे पास सिंपल आपको सीधा ही निकल जाएगा एग्जाम में। कई बार होता है रैंक आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं दो चार वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, ठीक है, क्या कह रही है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैंक को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एन, ठीक है। जहां पे लिखा होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन का ऑर्डर है तो उसका रैंक क्या होगा हमारे पास एन होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है सिंबल में, ये सीधा आपको बता सकता है कि इसको रैंक ऑफ ए निकालो, इसका वैसे पी की तरह डिनोट है, इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा टिल्ड होता है, तो मैंने अभी सीधा लिख दिया वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंक इक्वल टू होगा 1, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रही है कि हमारे पास अगर माइनर होगा इसका जो वैनिश हो जाएगा तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आर के। अगर हमारे पास क्या हो गया, माइनर ऑफ ऑर्डर डज नॉट वैनिश, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। माइनर ऑफ ऑर्डर, अगर मान लो हमारे पास जहां दिया था 3x3 का दिया था, तो अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाता था, तो 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होता था, इसको हम अगर 2x2 का लेंगे तो माइनर ही लेके ना, अभी जो इसका माइनर ही है ना, अगर हम इसको लेकर चल रहे थे तो इसका माइनर ये था पूरा का पूरा, अगर इसको लेकर चल रहे हैं तो इसका माइनर पूरा का पूरा एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इस तरह से लेते थे हम माइनर। तो कह रहा है कि उसका जो माइनर ऑफ ऑर्डर होगा डजंट वैनिश होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, आर से या तो ग्रेटर होगा, तो जहां हमारे पास आर होगा मीन्स की यही वैल्यू है। तो आर का मतलब क्या हो गया कि माइनर क्या, अगर हमारे पास 2x2 की बन गई, आर होगा कि रैंक से नीचे होगा, तो क्या होगा 2x2 बन गया आर। तो क्या कह रहा है कि रैंक हमारे पास क्या होगा, या तो 2 होगा हमारे पास, या तो 2 के इक्वल होगा, जो 2 से बड़ा होगा मीन्स की 3, अगर वो नोट वैनिश है, ठीक है। मीन्स की नोट इक्वल टू वैनिश है ना, तो मीन्स की अगर हमारे पास जहां पे इक्वल टू 0 नोट इक्वल टू था तो वही भी बात बताई हुई है, लेकिन बताने का वे अलग दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है, तो दोनों वे से करोगे जैसे भी लिखा हुआ है, बस आप स्टेटमेंट सीधी सीधी याद रख लो, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि रैंक ऑफ ए का अगर हम क्या करें डैश, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज बोलते हैं, तो ट्रांसपोज ही लिख लो नहीं तो आप, तो रैंक ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड। इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या कह रही है कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होगा, रैंक ऑफ ए। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया ए और उसका बोल दिया उन्होंने रैंक की 2 है, तो उसने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक निकालो, तो वो होते ही दोनों सेम है तो वो भी 2 आ जाएगा, आप निकालने मत जाना कि वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी अगर, तो अगर इसका रैंक ए का दिया होगा 2 तो उसके एडजॉइंट ए का रैंक भी 2 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होगी जो आपको याद रखनी होगी इस समय, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है, एग्जाम में आपने सोल्व करने की तरफ नहीं जाना है। तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स कांट एक्सीड द रैंक ऑफ आइडल मैट्रिक्स, ठीक है। तो छोड़ो मैं सीधा बता देता हूँ। तो रैंक ऑफ कह रहा है कि ए बी हमारे पास क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ठीक है। कि रैंक का अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनका जो रैंक आएगा ना हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा उसके रैंक ऑफ ए के अकेली मैट्रिक्स है या दूसरी अकेली मैट्रिक्स बी के, ठीक है। तो ये सारा के सारा इसी के साथ रैंक खत्म हो जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन आया नहीं हुआ और ना ही आपको करने की जरूरत है। इसको कर लिया तो मीन्स कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास कोई 2 इक्वेशन दी होगी या 3 दी होगी और इसमें पूछा जाएगा हमारे पास कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और कोई नो सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखती किस तरह से है। तो इसमें हमारे पास जैसे भी आपको दिए हुए तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के हिसाब से दिए हुए हैं। तो पहले हम 2 वेरिएबल के हिसाब से करेंगे फिर 3 के हिसाब से करेंगे। तो 2 के हिसाब से देखें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दिया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है कि 2 इक्वेशंस है उसके बीच में सिस्टम उनका क्या किया गया है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास एक इक्वेशन में तो हम बता नहीं सकेंगे, 2 होंगी तो तभी हम उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। तो कम से कम हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए अलग बात है,
अगर दो इक्वेशन है तो वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई भी इसके मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, जो इसके मीन्स की एक इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन ना बना पाए। अगर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बन रही है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाती है, कि एक पे डिपेंड है दूसरी इक्वेशन, उसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस डिविजिबल मल्टीप्लाई, कुछ लगाने के बाद अगर फिर दोबारा वही इक्वेशन बन जाए तो डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई भी हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वो क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट। कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो अगर हम देखें इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे, हम इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है, कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, सॉरी डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम लीनियरली इंडिपेंडेंट दो इक्वेशन चाहिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास जहां पे 7 भी आ जाए तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चाहे बाकी सारे सेम है लेकिन एक भी अगर सेम नहीं है तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है कि नहीं, तभी हम आगे क्या कर सकेंगे, प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता क्या है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास कि हमने जो निकालने हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास दिए हुए एग्जाम में कंसिस्टेंट। सबसे पहले हम सभी की डेफिनेशंस समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास कंसिस्टेंस कब होती, जैसे मैंने दो इक्वेशन अभी आपको बताई थी, तो अगर उन दोनों इक्वेशंस के बीच में जो सोल्यूशन आएंगे अगर वो यूनिक सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे तो वो क्या बन जाएगी, कंसिस्टेंस होगी, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, इसमें क्या आएगा, कंसिस्टेंस कह सकते हैं कि उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिक होगा जहां हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, मैनी सोल्यूशन। तो ये दो ही हमारे पास हो सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास आ जाए ये कंसिस्टेंट थी, अब हमारे पास आ जाए इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट की, तो मैंने जैसे बताया आपको कि कंसिस्टेंस कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन वो यूनिक हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी हो सकता है। लेकिन अगर अनकंसिस्टेंट आ गया तो मतलब कि उसके बीच में क्या है, कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर उसके बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया हुआ हमारे पास तो वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, या इसको अनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सॉरी क्या आ जाएगा हमारे पास, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन आ गया तो ये हमारे पास हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद दो और चीज हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है। जो सोल्यूशन ही होते हैं हमारे पास, तो जब जहां इसके साथ आप लिख लो नहीं तो सोल्यूशन, तो जब सोल्यूशन आई गया मीन्स कि इसमें क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन तो होगा। अगर नो सोल्यूशन होगा हमारे पास तो इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों बोलेंगे। अगर साथ में इसके सोल्यूशन आ रहा है मीन्स कि इसका सोल्यूशन तो होगा ही, तो कौन सा होगा, अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन जो आया है वो यूनिक है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, अगर वो हमारे पास क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें एग्जाम में आपको सब करवाने से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में उसने सीधा बता दिया ना कि कंसिस्टेंट है, अनकंसिस्टेंट है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल है, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा बता सकते हो उससे, ठीक है। तो वो जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो आप इसको अभी याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो पहले आपको जो पता होना चाहिए सारा। तो अब आ जाता है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास 2 वेरिएबल के हिसाब से और 3 वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम करते हैं 2 वेरिएबल के हिसाब से, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो मैंने इक्वेशन आपको बताई दी थी, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास कंडीशन लगा सकते हो आपकी a1 नोट इक्वल टू होगा a2 के, b1 नोट इक्वल टू होगा b2 के, और c1 नोट इक्वल टू होगा c2 के। क्योंकि अगर ये तीनों जहां हम कह सकते हैं कि आइदर की पोजीशन लगा सकते हैं, ठीक है, कि आइदर हमारे पास इसमें से एक क्या होगा, नोट इक्वल टू होगा, ठीक है, तीनों में से एक भी हो जाए तो ठीक है, ठीक है। तो जहां पे और लगा दो साथ में, ठीक है। तो अगर एक भी इसमें से इक्वल नहीं होगा तो तभी हमारे पास ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बनेगी। अदरवाइज मैंने बता दिया कि ये लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं अब कि ये हमारे पास क्या मान लेते हैं कि a1 b1 c1 क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है a2 b2 और c2 से, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास अगर हम मान के चल रहे हैं कि दो इक्वेशंस दी हैं हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा इसमें कि ये किस तरह इसके हमारे पास सोल्यूशन बनाएंगे। तो वो हमारे पास हम आपको डायग्राम से बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देख लोगे ना तो इक्वेशन देख के आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, इसमें से क्या बन सकते हैं, जहां तो कंसिस्टेंस बन सकते हैं सोल्यूशन, जहां इनकंसिस्टेंस, ठीक है। तो कंसिस्टेंस मैंने बताया था कौन से होते हैं, तो पहले मैं लिख ही देता हूं। अब जहां तो क्या बन सकते हैं, ये बन जाएंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या बन सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको आप सिस्टम भी बोल सकते हो कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है और ये अनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है, तो ये कौन कौन सा सिस्टम बनाएंगे वो बता रहे हैं कि एक कंसिस्टेंट हो सकता है, एक इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब कंसिस्टेंट में मैंने बता दिया था कि क्या हो सकता है हमारे पास, या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम ना रब करके बताता हूँ, इस तरह से समझ नहीं आएगा आपको। एक तो हो गया हमारे पास कंसिस्टेंस और एक हो गया हमारे पास इनकंसिस्टेंट। मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए थी तो इसलिए मैंने रब कर दिया। एक कंसिस्टेंस होगा और एक इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप का आपको कंडीशन दिमाग में होगी, वो दोनों इक्वेशन उसी से हम निकालेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंस में क्या आ सकता है, एक तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, और एक क्या आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकता है हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंस में मैंने क्या बताया था आपको कि नो सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर यूनिक सोल्यूशन हो तो वो कौन सी होती है, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, ये हमारे पास ट्रिवियल बोल सकते हैं इसको, और इसको हम नॉन ट्रिवियल बोल सकते हैं। अब एग्जाम में हमारे पास समझ कैसे आएगी कि जो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस है, तो चलो मैं अब जहां पे लिख ही देता हूं थोड़ा सा, आई होप आपको दिख रहा होगा, स्पेस थोड़ी है हमारे पास, उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। ये दो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। अब हमारे पास क्या यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, तो हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इन दो इक्वेशंस के बीच में, ठीक है। तो किस तरह से कंपैरिजन करना है हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पे a1 था, जहां पे a2 था, b1 b2 c1 और c2, ठीक है। तो क्या करना हमने, a1 अपॉन a2 नोट इक्वल टू अगर आ जाए हमारे पास b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर हमारे पास जहां पे जैसे दिया था ये a1 है, a1 अपॉन a2, इन दोनों का क्या करना हमने, रेशो लेनी है। और अगर हमारे पास उन दोनों की रेशो b1 अपॉन b2 के नोट इक्वल टू आती है तो वो क्या होगा, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए क्या आएगा, इसमें हमारे पास कांस्टेंट को देखने की जरूरत नहीं है यूनिक सोल्यूशन में, इसमें हम बस फर्स्ट दो वेरिएबल को ही लेंगे, कांस्टेंट को नहीं लेंगे। लेकिन जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लेंगे तो अब क्या करेंगे, उसमें कंडीशन क्या आएगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आ जाएगा c1 अपॉन c2, ठीक है। तो अगर इन तीनों की रेशो या प्रपोर्शन हमारे पास इक्वल आ रहा है, रेशो वैसे, ठीक है, प्रपोर्शन होगा तो उसको हम कट करके रेशो की फॉर्म में बता देंगे, ठीक है। और अगर आपको रेशो प्रपोर्शन में डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा वो भी। तो ये हमारे पास क्या है कि तीनों की रेशो इक्वल आ रही है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नोट इक्वल टू आएगा हमारे पास c1 अपॉन c2, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दी होगी इस तरह से, हमारे पास कोई भी वैल्यूज दी होगी, जो तो मैंने जनरल फॉर्म लिखी ना, तो अगर वैल्यूज के फॉर्म में दी होगी तो आप उन दोनों को क्या निकालोगे, रेशो, पहले दो की निकालोगे। अगर तो वो नोट इक्वल टू आ गया तो सीधा ही आप लिख दोगे कि यूनिक सोल्यूशन है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर आप c1 c2 को भी लेकर चलोगे, उसमें देख लिया अगर वो भी इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो नो सोल्यूशन, ठीक है। अब ये बनता कैसे, तो वो भी मैं बता देता हूँ।
क्योंकि हो सकता है कि आपको क्या बता दें, वो ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, एग्जाम में सीधा बता दें, क्योंकि इसको एक अलग वे से भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये लाइंस क्या हो रही है हमारे पास, नॉट इक्वल टू है, तो क्यों नहीं होगी, अगर हमारे पास ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, अगर एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसमें हमारे पास देखो ना कोई होगा सोल्यूशन, ये कहीं और क्या बोलते हैं डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी वेरिएबल इक्वल नहीं होंगे। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसी तरह ना हमारे पास ये एक वेरिएबल हो गया, तो ये दूसरे वेरिएबल आपस में क्या, अगर उन्होंने बता दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, इक्वेशन दी है कि ये दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, अगर इंटरसेक्ट बोला है तो सीधा हम बोल देंगे कि जो यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप इंटरसेक्टिंग लाइन से ही सीधा कर सकते हो, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा ये है हमारे पास, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कोइंसाइड। ठीक है, एक लाइन ये है, मान लो ये हमारे पास दिया है -5 और ये दिया है पॉजिटिव का 5, और एक इक्वेशन हमारे पास दी है -3 और पॉजिटिव का 3, तो ये एक इक्वेशन के ऊपर दूसरी क्या कर रही है, कोइंसाइड, तो इसको आप बोलेंगे हम कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी ये हमारे पास। ठीक है, तो कोइंसिडेंस की एक ही लाइन के ऊपर दूसरी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कि अब इसके ऊपर हम काफी सारे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं ना, 1 2 3 तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सिमिलरली हमारे पास थर्ड है, थर्ड में क्या होगा हमारे पास कि दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है हमारे पास, जैसे ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है। ठीक है, तो ये दो लाइन आप अगर अपन पैरेलल है तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसको सीधा लिख लो, नहीं तो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, नो सोल्यूशन। और पैरेलल लाइंस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये भी एक्स एक्सिस में जा रही है, ये भी एक्स एक्सिस में जा रही है, मीन्स की जो ये वेरिएबल है और जो ये वेरिएबल है, जो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, या तो ये दोनों एक्स एक्सिस होंगे या दोनों वाई एक्सिस होंगे, तो वेरिएबल तो सेम होंगे लेकिन कांस्टेंट सेम नहीं ना होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे सेम, इसका मतलब कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग होंगी लेकिन पैरेलल में होगी। अगर ये लेंथ इसकी इतनी है तो इसकी हो सकता है कि बड़ी लेंथ हो, लेकिन है दोनों पैरेलल आपस में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर पैरेलल लाइंस दी हैं तो हम बोल देंगे कि इसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कोई भी देखो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे आपस में तो सोल्यूशन कहां से आएगा। इसमें हमारे पास सोल्यूशन आ सकता था क्योंकि एक पॉइंट पे कर रहे थे इंटरसेक्ट, जहां पे देखें तो ये काफी सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, अदरवाइज वीडियो को स्लो कर लेना। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये तो क्या था हमारे पास, 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था 2 वेरिएबल के लिए। हमारे एग्जाम में 3 वेरिएबल के भी दिया है, तो 3 वेरिएबल का भी कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब हम करते हैं 3 वेरिएबल के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल। ठीक है, अब 3 वेरिएबल की बात आ गई हमारे पास, ये रहा। ठीक है, 2 वेरिएबल हो गया, अभी हम करते हैं 3 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास 3 वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का अगर हम करेंगे तो क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन जो होगी 3 वेरिएबल में आएगी। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो मैं समझाने के लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, 3 इक्वेशंस आ गई है। इसको आप प्लेन भी बोल सकते हो, जो प्लेन की फॉर्म में है, क्योंकि इसके में क्या आ गया, तीनों वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड। तो अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो वो हमारे पास 3D डिमेंशन की तरह होता है। तो जब हम वो करेंगे तो मैं आपको तो वो भी समझाऊंगा क्या चीज है। इसको वैसे हम प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लाइन बनता है और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन क्या बनता है, प्लेन बनता है हमारे पास। ठीक है, तो बाद में करेंगे वो डिस्कस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 वेरिएबल का हमारे पास अगर हमने निकालना है। ठीक है, तो अब जब भी आपको इस 3 वेरिएबल में आए तो आपने क्या करना है, इसको कर लेना है मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व। तो जैसे एग्जाम में हमारे पास बीएससी या +2 में हमने किया, तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट के तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने एमसीक्यू सोल्व करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सीधा क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसके क्या आएंगे, कोफिशिएंट आते हैं, तो क्या आ जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3
B3 और C3, ठीक है। इसको हमने इसी फॉर्म में कर लिया। इसमें हमारे पास x क्या बन जाता है, XYZ। जब एग्जाम में करोगे तो तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ बस आपको। और B क्या हो जाएगा हमारे पास, D1 D2 और D3, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई मैट्रिक्स की फॉर्म में। जब आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया तो तब हमारे पास क्या आएंगे, 3 केसेस बनेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम कि AX इज इक्वल टू B, इसी फॉर्म में लिखते हैं, जहां से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, विच इंप्लाइज क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B हो जाता है, ठीक है। तो जहां से x की वैल्यू निकलती है, जो x की वैल्यू निकलती है वही हमें सोल्यूशन बताती है कितने इसके सोल्यूशन है, ठीक है। तो x हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जब भी आपको आएगा एग्जाम में आएगा तो आपने क्या करना है, ये 3 इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। एक ये इक्वेशन याद रखो, और सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इसको मैं रब करने जा रहा हूं तो इसको आप आई होप माइंड में रखना अपने, नहीं तो नोट्स बनाते जाओ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि ए होता क्या है, तो उसको हम सोल्व नहीं करेंगे, मैं सीधा बता रहा हूं भी कि सबसे पहले क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा, ठीक है, और लिख लेते हैं डेल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यही होता है ना। ये हम डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बताया था मैंने जब डिटर्मिनेंट किया इसको क्या बोलते हैं हम, हाँ, इसको हम बोलते थे सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास क्या, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर। तो अगर हमने इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, क्योंकि इनवर्स निकालेंगे AX इज इक्वल टू B, तो जहां से हमारे पास क्या निकलेगा, x इक्वल टू A इनवर्स B। तो अगर एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो तभी हम x की वैल्यू निकालते हैं, तभी सोल्यूशन आएंगे। तो अगर तो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो तभी हमारे पास क्या होंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या आ गया हमारे पास, जहां से सीधे हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हमने 3 जो वेरिएबल होंगे उसका हमने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। मैंने बताया भी था कि इनवर्स क्या हमेशा होता है, यूनिक इनवर्स, हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एवरी मैट्रिक्स हैव अ यूनिक इनवर्स, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि B और C दो लिए थे और B इक्वल टू C बन गया था, ठीक है। तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा क्योंकि एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करें तो फिर भी तो हमारे पास सोल्यूशन कोई ना कोई बनेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो यूनिक सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारे पास केस फर्स्ट, मान लो। अब केस सेकंड में क्या आएगा, अब केस सेकंड में हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास इनवर्स हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर जो हमारे पास 0 आ गया तो आप देखो कि क्या बनेगी चीज। अब इसमें हम 0 जानना है ना, तो 0 के लिए मान लो हमारे पास क्या दिया था, AX इज इक्वल टू B दिया हुआ था, ठीक है। अब AX इज इक्वल टू B दिया है अगर हमारे पास, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर लेंगे, एडजॉइंट A का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनोदोनों साइड। तो एडजॉइंट A किया ये, और साथ में क्या कर दिया हमने AX, इधर क्या किया एडजॉइंट B, A भी आना था साथ में, एडजॉइंट A और साथ में क्या आ गया हमारे पास, एक मिनट, एडजॉइंट A और B, एडजॉइंट A दोनों तरफ कर दिया। अब AX इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एडजॉइंट A और A की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइंट A और A दिया हो अगर हमारे पास, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बन गया डिटर्मिनेंट, साथ में आ गया X इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जहां पे एडजॉइंट A और B, ठीक है। तो जहां से X क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर x की वैल्यू देखें हम तो यही बना था हमारे पास ऊपर, AX इज इक्वल टू B था। अब AX इज इक्वल टू किसके बन रहा है हमारे पास, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A, और हमारे पास इसको क्या लिख सकते थे हम, AX इज इक्वल टू एडजॉइंट B दिया है अगर हमारे पास, तो जहां से हम क्या निकालते थे, B हमारे पास ये था तो x इक्वल टू A इनवर्स B किया था। तो अब हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। तो ये बताने का मेरा तरीका मतलब क्या था कि इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ A भी निकल रहा है हमारे पास। तो अब हम क्या निकालेंगे, अगर तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास नोट था तो यूनिक हो गया, अगर इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारे पास 2 केसेस अराइज होंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या अराइज होगा,
अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी। ठीक है, अगर जे इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और अगर हमारे पास यही एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मीन्स कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास शॉर्टकट है। आपका वो भी समझाने में शायद लग रहा हो लेंथी, लेकिन अब जब आपको खुद करोगे ना तो ये काफी सिंपल है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम यूनिक सोल्यूशन लगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया अगर हमारे पास, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने शॉर्टकट बताया था, तो कम से कम 20 सेकंड लगेंगे उसमें, वो निकालो। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करना तो वो तो सिंपल ही है, वो भी 5-10 सेकंड में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से 1 मिनट से पहले पहले इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ठीक, सो फ्रेंड इसी के साथ ही हमारा पास जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का हमारे पास टॉपिक है, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट्स का हमारे पास टॉपिक है जो वो क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू की क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आप गूगल ड्राइव से जाके वहां से क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास पीडीएफ जो एमसीक्यू की वो भी मिल जाएंगी, और जितने भी हमारे पास नोट्स हैं वो सारे आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, कॉपी मीन्स की पीडीएफ बनी होगी, वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में कहीं बच्चों ने कहा कि आपको कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में समझाने के, टाइम बचाने के चक्कर में कई समय नहीं आते वर्ड, तो कॉपी में आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो वो मैंने कॉपी की पीडीएफ जहाँ पे नोट्स हैं वहाँ की कॉपी की पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, और साथ में एमसीक्यू भी सेंड कर दूंगा। और जब आप एमसीक्यू कर लोगे तो अब 1 दिन मिलेगा आपको, अब 1 दिन का आपको इसी तरह से क्या होगा, जब भी टॉपिक खत्म होगा तो 1 दिन आप एमसीक्यू को सोल्व करो, 1 दिन आपको गैप मिलेगा, ताकि आप उसको पूरा का पूरा टॉपिक को फिनिश कर सको। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, अब न्यू टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद तो अभी के लिए इतना ही। तो बाकी फ्रेंड्स और कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो इसको बता सकते हो। तो थैंक यू।